चैप्टर 30। हम मारुआ को फिर कभी नहीं देखेंगे। ये जहाज की घंटी थी। ताहुकू ने आलस्य में इसे मारा था, जैसे कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन उस समय आने वाली अपरिचित ध्वनि एयोमा को दूसरे के शब्दों का जवाब लगती थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ताओरी ने अपना रास्ता चुन लिया था और उसे उस पर चलना ही था। दोपहर के समय उत्तरी क्षितिज अभी भी साफ दिख रहा था और उसमें जमीन का कोई निशान नहीं था। फिर भी हवा तेज चल रही थी और स्कूना अभी भी अपने आगे तेजी से आगे बढ़ रहा था। ताहुकू, जो रसोया था और जानता था कि सामान कहाँ रखा जाता है, ने भोजन तैयार किया, और जब चालक दल खा रहा था तो एयोमा ने धनुष में चौकीदार की जगह ले ली। कुछ भी नहीं, न तो भूमि का कोई निशान और न ही भूमि का कोई निशान। दक्षिणी बहाव से नीले रंग की लहरों की कभी न खत्म होने वाली धारा के अलावा कुछ भी नहीं, जो अभी भी गहरे नीले रंग के विपरीत दिख रही थी। एक सड़क जो कहीं नहीं जाती। डोंगी बनाने वाला उस स्थान पर आया जहां डिक आगे की ओर खड़ा था। ताओरी, एयोमा ने कहा, हम अपना रास्ता नहीं भूले हैं। वहां धारा बह रही है और वहां कैरोलिन अभी भी हमें अपनी रोशनी दिखा रही है। हम 40 चप्पू वाली बड़ी डोंगियों से भी तेज गति से आए हैं और हम सुबह से ही आ रहे हैं, फिर भी मारुआ नजर नहीं आ रहा है। दोपहर हो चुकी थी और बोलते समय एयोमा समुद्र की रेखा को पश्चिम से पूर्व और उत्तर की ओर देख रहा था। उसकी आंखें रोशनी के विरुद्ध झुर्रीदार थीं। कोई बादल इसे छिपा नहीं सकता। बूढ़ा आदमी किसी बच्चे की तरह अपनी कठिनाई समझाते हुए बोला, पूरा दिन हो गया है, फिर भी ये वहां नहीं है हमारी नज़र में। डिक, एयोमा की तरह ही परेशान था। उसने कुछ नहीं कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि अब तक मारुआ क्षितिज पर बहुत ऊपर पहुंच चुका होगा। वे सुबह से ही यात्रा कर रहे थे। कितनी तेजी से, ये तो वो नहीं बता सकता था, लेकिन बहुत तेजी से, क्योंकि उनके साथ हवा और धारा थी। साथ ही कैरोलिन द्वारा बनाया गया आकाश का धब्बा अब बहुत धुंधला था, उतना ही धुंधला जितना उसने मारुआ से देखा था। तो फिर वह कहाँ चला गया? बूढ़ा आदमी बोला, यह कैसे छिपा है? क्या उतामातु ने हम पर कोई जादू कर दिया है या मारुआ बह गया है? फिर अचानक एक झलक पाने वाले दृश्य से मुड़ते हुए बोला, ताओरी, हम तब तक नौकायन कर सकते हैं जब तक कि दिन और रात हमारे पीछे सूर्य और चंद्रमा और सितारों के साथ न रह जाएं, लेकिन मारुआ को हम फिर कभी नहीं देख पाएंगे। डिक ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उतामातु के पास उन पर जादू करने की शक्ति थी, और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि मारुआ उन लहरों में बह गया था जिन्होंने कैरोलिन में कुछ घरों को तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं किया था। फिर भी वह परेशान था। तो फिर मारुआ कहाँ था? पोनी, जो लेमुआन के साथ उनके पास खड़ा था और जिसने एयोमा की बातें सुन ली थीं, अचानक अपनी गायन ध्वनि वाली आवाज में बोला, निश्चित रूप से हम एक द्वीप से गुजरे होंगे जब पीटसन ने इस जहाज की कमान संभाली थी और हम इस रास्ते पर चल रहे थे। एक द्वीप जो यहाँ के आसपास होगा, लेकिन अब यहाँ नहीं है। और आपको याद है कि कैरोलिन में हमारे पास आने वाली बड़ी लहरें और घर की तलाश में आने वाले सीगल। ये सारी बातें मेरे दिमाग में एक साथ आ गई हैं, जैसे कि 3 व्यक्ति मिल रहे हों और बातचीत कर रहे हों। तो फिर एयोमा, अब मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि जिस द्वीप की तुम तलाश कर रही हो वह समुद्र के नीचे चला गया है। सीगल और उन बड़ी लहरों के समय मैंने टिमन से कहा कि कहीं एक द्वीप डूब गया था, ठीक उसी तरह जैसे सोमाया, जो सोमा से बहुत दूर नहीं था, उस समय डूब गया था जब मैंने गहरे समुद्र के जहाज़ों में यात्रा शुरू की थी। एक दिन यह वहाँ था और अगले दिन यह वहाँ नहीं था, और वहाँ बड़ी लहरें थीं जैसे कि कैरोलिन में आई थीं। मारुआ, तुमने इस द्वीप को बुलाया, ठीक है। एयोमा, तुम निश्चित हो सकती हो कि मारुआ समुद्र के नीचे चला गया है। और अब विचित्र बात यह है कि एयोमा ने इस कथन का समर्थन स्वीकार करने के बजाय उस अभागे पोनी पर हमला बोल दिया, जिसने बार में अपने साथ अनुभव और सामान्य ज्ञान लाने का साहस किया था। अधोलोक में चला गया। जब ये सुझाव एयोमा की बुद्धि के तहखाने में पहुंचा तो उसने जो हंसी की चीख सुनी, उससे अन्य लोगों के चेहरे घूम गए, क्योंकि वे फोक्सल हेड के पास खड़े होकर उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। डूब गया। पोनी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात से क्या मतलब रखता था? क्या वह नहीं जानता था कि एक द्वीप का समुद्र में डूबना असंभव है? डूबते हुए आदमी की तरह डूबना नहीं,
बड़ी लहरों ने मारुआ को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, या तो ऐसा था या उतामातो ने उसे उनकी नज़रों से ओझल कर दिया था। और इस तरह बातचीत चलती रही और सारा समय सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा था और लेमोआन की हथेलियां फिर से पहिए की तीलियों और पतवार की किक को महसूस करने के लिए खुजली कर रही थी, क्योंकि लेमोआन के दिमाग में एक योजना आई थी। एक योजना शायद उतामातो ने बनाई थी, कौन बता सकता है, या पैशन ने, कौन बता सकता है। लेकिन पहिया संभालने, रात भर चलाने और स्कूना को पूरी तरह और घातक रूप से भटकाने की एक पूरी तरह से निश्चित योजना थी, उसे कैरोलिन से इतनी दूर और इतने पूर्व में ले जाना। योजना उसके दिमाग में अभी अभी आई थी। यह अनिश्चित थी, लेकिन एक तीर की उड़ान की तरह क्रूरतापूर्वक सीधी और एक ही दिशा में कैरोलिन से दूर। महान प्रेम एक ऊर्जा है जो मन में जन्म लेती है, मन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। यह अपने आप में एक चीज है जो उग्र रूप से जीवित है, जिस शरीर को ये पोषित करती है और जिस मन को ये धारण करती है, उसे यातना देती है। नर्क वह जगह है जहाँ प्रेमी रहते हैं, यहाँ तक कि जब वे वहाँ से भागकर स्वर्ग चले जाते हैं, जैसा कि कटवा के मामले में हुआ, तो ये हमेशा उन्हें वापस पाने के लिए इंतजार कर रहा होता है, जैसा कि उसके मामले में भी हुआ। लेमोआन के लिए, जो मूक रूप से पीड़ित था, कैसी के फूलों का संदेश जो ये बता रहा था कि ताउरी उसके प्रति उसके जुनून की शक्ति के कारण उसका था, अचानक सारा महत्व खो चुका था। वह अब जहाज के पहिए की शक्ति से पतवार पर था। वह उसे अब दूर ले जा सकती थी, हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए, उसे हमेशा के लिए कटवा से दूर ले जा सकती थी, उसे अज्ञात में ले जा सकती थी। और फिर भी इस शारीरिक शक्ति के ज्ञान और इसका उपयोग करने के दृढ़ संकल्प ने उसे कोई राहत नहीं दी। वो उसके करीब होगी, लेकिन प्यास की यातनाओं से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये किस काम का अगर वह पानी के करीब है, लेकिन पी नहीं सकता। फिर भी वह उसके करीब होगी। जैसे ही उसने सूरज को अपने अस्त होने के इतने करीब देखा, वह इस तथ्य पर एक पक्षी की तरह विचार करने लगी, जो अंडे सेने और विचार करने वाले अंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने एयोमा के आग्रह पर ध्यान से सुना कि उन्हें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए, और डिक ने सुझाव का विरोध करते हुए और समय मांगा। उसके मन में ये था कि सूर्यास्त तक डटे रहना है, जब तक कि रात न आ जाए और वह खोज में उनका साथ न छोड़ दे। अपने मन में अच्छी तरह से जानता था कि मारुआ अब नहीं रहा, कि चट्टान और लैगून और पहाड़ी की चोटी, ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे पक्षी सभी एक तस्वीर की तरह गायब हो गए थे, या तो समुद्र के नीचे चले गए जैसा कि पोनी ने कहा, या लहरों द्वारा निगल लिए गए जैसा कि एयोमा ने पकड़ रखा था। अपने मन में यह अच्छी तरह से जानता था, उसका दिल अंधेरे से मुड़ने तक खोज से मुड़ने से इनकार कर दिया। वह पाम ट्री को फिर कभी नहीं देख पाएगा। किसी खोए हुए व्यक्ति के लिए दुख की तरह इस चीज का दुख अब उस पर आ गया। अब उसे पता चल गया था कि उसे पेड़, लैगून, रीफ कितने पसंद थे, और वह उन्हें उसी तरह याद करता था जैसे कोई मृतकों की विशेषताओं को याद करता है। वह तब तक नहीं मुड़ सका जब तक कि अंधेरे ने पर्दा नहीं हटा दिया और उससे निश्चित रूप से कहा, वापस जाओ। वह अपने मन में यही भावना लिए खड़ा था कि तभी एक आवाज ने उसे उस ओर मोड़ दिया जहां एयोमा अचानक सैलून की रोशनदान के किनारे पर अपनी सीट पर आ बैठा था। उसका शरीर दुगुना मुड़ा हुआ था और सिर कछुए के सिर की तरह बाहर निकला हुआ था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। वह हंस रहा था। एयोमा में भी स्रू की तरह हास्य की भावना थी, और एक मजाक, अगर वो वास्तव में एक अच्छा मजाक होता, तो उसे स्ट्राइकिन की खुराक के प्रभाव की तरह लगता। अब जब मारुआ को समुद्र ने निगल लिया था, तो आपदा ने खुद को निश्चित कर लिया था और उसके दिमाग में मजबूती से पैर जमा लिया था। अचानक उसका हास्य पक्ष सामने आया। उसे बुरे लोग याद आ गए थे। वे मारुआ के साथ निगल लिए गए थे। वह अपनी कल्पना में उन्हें चूहों की तरह तैरते, चीखते, बुदबुदाते डूबते हुए देख सकता था, और उस चीज का हास्य उसके पेट में भाले की तरह चुभ गया।